हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राबिया शाहिद एंड यू आर वाचिंग अस ऑन हेल्थ टॉक। आज के शो में बात होगी एक ऐसे इशू पर जो आजकल हर दूसरे घर का मसला है, विटामिन डी की कमी और जॉइंट पेन। पाकिस्तान में लोग विटामिन डी की डिफिशिएंसी का शिकार क्यों हैं और जॉइंट पेन का इलाज क्या सिर्फ दवाइयों से मुमकिन है या लाइफस्टाइल और डाइट को बेहतर किया जा सकता है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। एंड टू डिस्कस दैट वी हैव डॉक्टर मोहम्मद अकमल ज़े विद अस। ही इज़ एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। वेलकम टू हेल्थ टॉक। थैंक यू सर, जैसे कि सबसे पहले मैंने बात की है कि पाकिस्तान में लोग विटामिन डी की डेफिशिएंसी का बहुत ज़्यादा शिकार है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी वजह की कि इसकी वजह क्या है। देखिए, विटामिन डी डेफिशिएंसी एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में पाई जाती है। सबसे पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि विटामिन डी डेफिशिएंसी सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये सारी दुनिया ओवरऑल। हाँ। विटामिन डी डेफिशिएंसी इज एक्चुअली रिलेटेड टू आवर बोन हेल्थ। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो हमारी बोन्स की जो मिनरलाइजेशन है, जो बोन्स का कैल्शियम डेपोजिशन है, वो पुअर हो जाएगा और बोन्स की हेल्थ प्रॉपर नहीं रह पाएगी। तो क्वेश्चन इज विटामिन डी डेफिशिएंसी होती क्यों है? विटामिन डी डेफिशिएंसी इसलिए होती है क्योंकि हमारी स्किन में जो विटामिन डी है उसके बनने का अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज्म रखा है कि जब भी सन एक्सपोजर होता है, हम सूरज में जाते हैं तो सूरज की रेज हमारी बॉडी पे पड़ती हैं, तो वहां से विटामिन डी की एक्टिवेशन होती है और वो विटामिन डी बॉडी में जाके नॉर्मल फंक्शन करवाता है, यानी बोन हेल्थ को इम्प्रूव करता है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, हमारा सन एक्सपोजर उतना नहीं रहा, हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आ गए, हम अपने वर्कलोड के अंदर इतना दब गए कि हमें सूरज देखने का या सन एक्सपोजर का शायद उतना टाइम ही नहीं मिल पाता। लेकिन सर, आप ये भी तो देखें ना, जैसे कि अभी आपने बात की है धूप की, पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा धूप है, इतनी धूप होती है कि मतलब मत पूछें, और आजकल का मौसम तो आप जानते ही हैं। तो फिर वो कौन सा स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें आपको विटामिन डी लेनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान वी आर ए मुस्लिम कंट्री। जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ पे जिस्म को ढांप के रखा जाता है। वहाँ पे हम सूरज में जाएं भी अगर तो फुल स्लीव कपड़े पहन के जाते हैं। तो किसी भी टाइम अगर हम फुल स्लीव कपड़े पहन के सन एक्सपोजर में जा भी रहे होंगे तो उस तरह से विटामिन डी की एक्टिवेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर सन टाइम तो डेफिनेटली चाहिए होता है, उसके लिए प्रॉपर बॉडी का एक्सपोजर टू द सन रेज भी चाहिए होता है, जो हमारे इधर उस तरह से मुमकिन नहीं होता। इसलिए हम अपने मोस्टली लोगों को रिकमेंड करते हैं कि वो ऐसी डाइट को अपना हिस्सा बनाएं जिसमें विटामिन डी रिच डाइट जो हो उसको लाजमी इस्तेमाल करें ताकि विटामिन डी स्टोर्स बेहतर रह सकें। अच्छा डॉक्टर ज़ेब, अभी आपने बात की है डाइट की, तो वैसे कौन सी डाइट है जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उन लोगों को लेनी चाहिए? देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी डाइट है जो हमें विटामिन डी की कमी से बचा सकती है। विटामिन डी बेसिकली एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो जितनी भी डाइट है जो फैट रिच होती है, जितनी भी डाइट है जो फैट बेस्ड होती है या ऑयल बेस्ड होती है, उस डाइट में विटामिन डी एक लाजमी जुज़ होता है। तो जो हम मिल्क ले रहे होते हैं, जो हम बटर ले रहे होते हैं, एग वाइट हम ले रहे होते हैं, तो या एग फैट जो एग के अंदर जो येलो कलर की हमें बेसिकली मिलती है उसमें, और इसके अलावा जितनी भी हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं उनमें विटामिन डी एनरिच होता है। तो अगर हम विटामिन डी रिच डाइट लेंगे तो हम विटामिन डी डेफिशिएंसी से बच जाएंगे। अच्छा सर, अभी आपने सप्लीमेंट्स की बात की थी, तो सप्लीमेंट्स हमें किस एज में स्टार्ट करने चाहिए? देखिए, विटामिन डी की जो इनटेक है या विटामिन डी के जो लेवल्स हैं वो बॉडी की रिक्वायरमेंट आफ्टर बर्थ शुरू हो जाती है। ठीक है। एक खास एज तक अप टू 6 मंथ्स या 1 ईयर बच्चा अपनी मदर से स्टोर्स विटामिन के और मिनरल्स के लेके आ रहा होता है। उसके बाद बच्चे को वाया डाइट प्रॉपर अमाउंट में मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि आफ्टर बर्थ, आफ्टर 1 ईयर टू 6 मंथ्स बच्चे को डाइट के साथ प्रॉपर अमाउंट में विटामिन, मिनरल्स सिंस डेथ चाहिए होते हैं ताकि बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। तो सर, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी के? डिजीनेस होती है, चक्कर आते हैं या नोजिया होता है? यू देखिए, फील विटामिन डी इज मच रिलेटेड टू अवर मसल्स एंड बोन्स। तो जब भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो सबसे पहले मरीज आके कहता है कि डॉक्टर साहब, मैं पहले बड़ा अच्छा सारा दिन काम करता रहता था, मुझे कुछ नहीं होता था, अब मैं थोड़ा सा भी काम कर लेता हूँ मैं थक जाता हूँ। इसके लिए टर्म यूज होती है अर्ली फटीगेबिलिटी। मरीज का जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो कम हो जाता है। पहले अगर मरीज सारा दिन काम करता था तो अब वो थोड़ा सा काम करके थक जाता है। इसके अलावा बोन पेन्स, आपकी बॉडी के मुख्तलिफ बोन्स में पेन फील होती है, जॉइंट पेन्स के साथ मरीज आता है, जोड़ों से आवाजें आना इसकी एक बहुत कॉमन सिम्टम है। तो जब भी हड्डियों जोड़ों से मुतल्लिक कोई भी मसाइल सामने आते हैं
तो बहुत पहले जो ख्याल जहन में आता है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी का। ये दोनों चीजें आपस में लिंक्ड हैं। लिंक्ड है बिल्कुल। तो रेशियो किस में ज्यादा है, खवातीन में या मर्दों में? देखें, ये जो विटामिन डी डेफिशिएंसी है आमतौर पे ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन है, ख़वातीन में ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि ख़वातीन डाइट्स, हमारी जो बच्चियां हैं आजकल वो बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस होती हैं, उस तरह से डाइट नहीं ले रही होती। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि मेल्स में विटामिन डी डेफिशिएंसी पाई नहीं जाती। मेल्स और फीमेल्स दोनों में विटामिन डी डेफिशिएंसी पाई जाती है, लेकिन ख़वातीन में इसकी रेशो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। जैसे कि सर अभी आपने बात की थी कि ये दोनों चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं, विटामिन डी और जॉइंट पेन, तो ऐसे में आर्थराइटिस भी हो सकता है आपको? देखें, द टर्म आर्थराइटिस इज वेरी ब्रॉड टर्म। आर्थराइटिस की मल्टीपल रीजंस होती हैं। आर्थराइटिस किसी भी जोड़ की इन्फ्लेमेशन को हम आर्थराइटिस कह सकते हैं। आर्थराइटिस की वजह एज रिलेटेड चेंजेस भी होती हैं। आफ्टर 40s, आफ्टर 50s हमारी बोन्स में, हमारे जॉइंट्स में डीजनरेटिव चेंजेस आती हैं और उसके बाद जॉइंट्स की सोजिश या जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। उसको हम डीजनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं या एज रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। अगर कहीं किसी जोड़ में चोट लग जाए, फ्रैक्चर हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, उसकी वजह से भी आर्थराइटिस हो सकता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से बोन हेल्थ प्रॉपर ना होने की वजह से हमारी हड्डियां नरम हो जाती हैं और हड्डियों के नरम होने से हड्डियों के दरमियान जो गैप है, जोड़ों के दरमियान जो गैप है वो कम होने लगता है। उसकी वजह से भी आर्थराइटिस हो सकता है। तो आर्थराइटिस को स्पेसिफिकली हम विटामिन डी से लिंक नहीं कर सकते, लेकिन विटामिन डी डेफिशिएंसी कैन कॉज कंडीशंस दैट कैन लीड टू डीजनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस। अच्छा सर, जैसे कि ये भी हम बात कर रहे हैं सारी जॉइंट पेन की, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की और आर्थराइटिस की, तो कुछ बच्चे जो होते हैं बाय बर्थ उनकी जो बोन्स होती हैं वो वीक होती हैं, तो बच्चों में क्या ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है? देखें, विटामिन डी डेफिशिएंसी की जो बीमारी है उसके दो मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी बच्चों में हो तो उसको हम रिकेट्स कहते हैं, उसका एक स्पेसिफिक नेम है। और अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी बड़ों में हो तो उसको ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी जो बच्चों में होती है उसको रिकेट्स कहते हैं। उसके स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। बच्चों में आमतौर पे देखा जाता है कि जो बच्चे बहुत लंबे टाइम तक प्रॉपर डाइट स्टार्ट नहीं करवाती हैं, अगर माएँ या बच्चा बहुत लंबे टाइम तक बॉटल फीड पे रहता है या फीडर फीडिंग पे रहता है, तो उसमें फ्रंटल बोसिंग स्टार्ट होती है, आपकी हड्डी अनप्रपोर्शनेटली बढ़ने लग जाती हैं, माथा चौड़ा होने लग जाता है, कलाइयाँ चौड़ी होने लग जाती हैं, टांगें बो करना शुरू हो जाती हैं और नीज की नॉकिंग स्टार्ट हो जाती है। ये ब्रॉड से सिम्टम्स हैं रिकेट्स के। तो जब भी विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी वो कोई ना कोई प्रॉब्लम कॉज करेगी। बच्चों में उन प्रॉब्लम्स का नाम रिकेट्स रखा जाता है, बड़ों में उसको ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है। अच्छा सर, ये जो जॉइंट पेन है तो क्या सिर्फ इसका इलाज जो है वो दवाइयों से ही मुमकिन है या हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, एक्सरसाइज लेके आ सकते हैं, डाइट बेहतर कर सकते हैं? डेफिनेटली ऑर्थोपेडिक्स में बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनको सिर्फ हम लाइफस्टाइल ठीक करके ठीक कर सकते हैं। हाँ, आजकल जिस मसले का हमें इनकाउंटर बहुत ज़्यादा होता है वो ओबेसिटी है। लोग ओवरवेट हैं, लोगों का बीएमआई ज़्यादा है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है। ओवरवेट होने की वजह से जितना स्ट्रेस होता है वो हमारी बोन्स पे आता है सारा, और बोन्स पे स्ट्रेस आने की वजह से डेफिनेटली बोन्स और जॉइंट्स के मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो अगर फिजिकल वर्कआउट किया जाए, एक्सरसाइज की जाए, डाइट को कंट्रोल किया जाए, तो लाइफस्टाइल को बेहतर किया जाए, तो डेफिनेटली हम बहुत सी हड्डियों और जोड़ों के मसाइल से बच सकते हैं। अच्छा सर, कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं तो मैं चाहूंगी क्या वो भी बताएं कि ये जो है ना अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में मस्ट ऐड करनी चाहिए? देखें, एक्सरसाइजेज आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है। एक्सरसाइज के लिए जो बेसिक एक्सरसाइज है जो हमारी पूरी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, उसमें वॉक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमें 30 to 40 मिनट्स डेली हर इंसान को वॉक लाजमी करनी चाहिए। उसके बाद आपकी जितनी भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी लोग जो जिम जाते हैं, उनको पता है कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज या वार्म अप एक्सरसाइजेज क्या होती हैं। उसमें कुछ लोग साइकिलिंग करते हैं, कुछ लोग प्रॉपर ज़मीन पे लेट के स्ट्रेचिंग करते हैं। तो जो ट्रेनर्स हैं या जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं या जो स्पोर्ट्समैन हैं प्रॉपर, वो तो इस सारे फेज से गुजरते हैं, तो उनको पता होता है। अदरवाइज स्ट्रेचिंग की जितनी भी एक्सरसाइज है उसके लिए डेमो के लिए हमें एक प्रॉपर काउच और प्रॉपर सेटअप चाहिए होता है। तो डेफिनेटली जो स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज हैं वो हेल्पफुल हैं। बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्सरसाइज आपको पहले अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बनाना है। उसके लिए हमें स्ट्रेचेस और वॉकिंग और साइकिलिंग, वो सारी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अच्छा डॉक्टर, जब इन सारी कंडीशंस में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और जॉइंट पेन है,
इनमें मेडिसिन पर कितना डिपेंड करना चाहिए लोगों को? देखें, जोड़ों का जो दर्द है, जोड़ों के दर्द की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। ठीक है। एक जोड़ों का दर्द वो है जो आपको अर्ली एज में होता है, एक जोड़ों का दर्द वो है जो लेट एज में होता है। आमतौर पे जो लेट एज में जाके जोड़ों के दर्द हो रहे होते हैं उसकी वजह डीजनरेटिव ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसका हमने पहले जिक्र किया, वो होती है। जो अर्ली एज में जोड़ों में दर्द देखा जाता है, जो बहुत कॉमन है, वो आमतौर पे लोगों को यूरिक एसिड की ज्यादती की वजह से देखा जाता है। तो यूरिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में नॉर्मली बन रहा होता है। ये एक प्रोटीन जो हम इनटेक करते हैं, जो हम गोश्त खाते हैं, हम अंडा खाते हैं, जितनी भी डाइट है जिसमें प्रोटीन्स होते हैं, उसका एक बाई प्रोडक्ट बॉडी में बनता है जिसको कहते हैं यूरिक एसिड। तो वो यूरिक एसिड अगर तो नॉर्मल मिकदार में बनता रहे तो वो बॉडी से एक्सक्रीट होता रहता है, लेकिन अगर उसकी बनने की मिकदार नॉर्मल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाती है तो वो बॉडी में अकमुलेट होना शुरू हो जाता है। जब वो अकमुलेट होता है तो यूरिक एसिड के हाई लेवल सबसे पहले बॉडी के जिस पार्ट को अफेक्ट करते हैं वो हमारे जॉइंट्स हैं जी। वो आमतौर पे कोई भी जोड़ हो सकता है जो यूरिक एसिड की वजह से पेन या यूरिक एसिड की वजह से जिसको डैमेज होना स्टार्ट होता है। आमतौर पे देखा गया है कि जो हमारे पाँव के अंगूठे के जोड़ हैं वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं यूरिक एसिड की वजह से। लेकिन दिस इज नॉट ए स्पेसिफिक रूल। यूरिक एसिड आपकी बॉडी के किसी भी जोड़ को अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जोड़ों की जो यंग एज में बड़ी कॉमन स्टार्ट होती हैं, जिसमें मरीज आकर कहता है डॉक्टर साहब मैं सुबह उठता हूं तो मेरे पूरा जिस्म अकड़ा होता है, मुझे बेड से उठने में 5-7 मिनट लग जाते हैं, मैं अपना मुट्ठी बंद नहीं कर पा रहा होता, मैं अपने हेयर कॉम नहीं कर पा रहा होता, जैसे जैसे दिन गुजरता है मैं चलना फिरना शुरू करता हूँ, मेरी बॉडी खुलती जाती है और मेरी मूवमेंट्स आसान हो जाती है। ये ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हैं, ऑटो इन्फ्लेमेटरी ग्रुप ऑफ डिजीजेज है। इसमें मरीज को फौरन किसी रोमाटोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन से रब्ता करना चाहिए, जिसके लिए एक लंबी चौड़ी ट्रीटमेंट होती है, लंबा चौड़ा प्लान होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि ये डाइट से या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से इन बीमारियों को आप कंट्रोल नहीं कर। अच्छा डॉक्टर, आपने ना बहुत ज़्यादा जिक्र किया यूरिक एसिड का। आजकल यंग जनरेशन में भी इसका बहुत ज़्यादा जो है ये इशू देखा जा रहा है, तो आप बेसिक सिम्टम्स बता सकते हैं यूरिक एसिड के? देखिए, यूरिक एसिड यंग जनरेशन में इसलिए देखा जा रहा है कि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया, हम बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ चले गए। हमारा लाइफस्टाइल इवन ऐसा आ गया कि कुछ लोग तो खुद उठ के पानी का गिलास पीना भी पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से ये हुआ कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हो गई, बॉडी में फैट अकमुलेट हो गया। उसके बाद हमारी डाइट ऐसी है जिसमें बर्गर्स, शवारमास, पिज़्ज़ाज, जंक फूड बहुत ज़्यादा है, जिसमें अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स हैं। तो उन प्रोटीन्स की वजह से होता क्या है कि बॉडी में बाई प्रोडक्ट यूरिक एसिड बनता है। जब यूरिक एसिड बनता है तो यूरिक एसिड आपकी जब तक किसी एक जोड़ पे हमला नहीं करता, वो आपकी पूरी बॉडी के सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा होता है, जिसमें मसल क्रैम्प्स आते हैं, मसल फटीग आती है, मसल पेन्स आती हैं, बोन पेन्स आती हैं। अल्टीमेटली जब लंबे अरसे तक यूरिक एसिड ज्यादा रह लेता है तो उसके बाद वो बॉडी के किसी एक जोड़ को अटैक करता है। तो जैसा कि मैंने बताया, बहुत ज्यादा कॉमन है कि पाँव में अंगूठे का जोड़ सबसे पहले मुतासर होता है यूरिक एसिड की वजह से। तो यूरिक एसिड का मरीज आमतौर पे कहता है कि डॉक्टर साहब मैं रात को बिल्कुल ठीक सोया था, मुझे कुछ नहीं था, सुबह उठाऊं तो मेरा ये जोड़ जाम है या ये काम ही नहीं कर रहा। तो ये स्ट्रेट अवे एक सिग्नल होता है कि ये यूरिक एसिड। अच्छा डॉक्टर, हम ये भी देखते हैं कि वो लोग जो अपने 30-40s में होते हैं और इसके अलावा यहाँ जो एजेड लोग होते हैं, सर्दियों में अक्सर उनके बाजू डिसलोकेट हो जाते हैं, तो इसकी क्या वजह होती है? देखें, डिसलोकेशन का एज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, किसी भी एज में हो सकती है। डिसलोकेशन कभी भी हो सकती है। डिसलोकेशन की बहुत बड़ी वजह जो है वो ट्रॉमा है। जब भी ट्रॉमा होगा, पेशेंट समटाइम्स हम गिर पड़ते हैं, समटाइम्स हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, समटाइम हम स्लिप हो जाते हैं। तो जब भी प्रेशर आता है, तो किसी भी जोड़ पे प्रेशर आता है तो वो प्रेशर हमारी हड्डियों की, जो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले जो धागे होते हैं उनको हम लिगामेंट्स कहते हैं। तो जब वो लिगामेंट्स टूटते हैं या स्ट्रेच में आते हैं तो हड्डी अपनी जगह से निकल के बाहर आ जाती है। दिस इज कॉल्ड डिसलोकेशन। तो डिसलोकेशन जो मोस्ट कॉमन है वो शोल्डर की डिसलोकेशन है। आमतौर पे वो एथलीट्स में, प्लेयर्स में या आर्म रेसलर्स में, इन लोगों में बहुत ज्यादा देखी जाती है। तो डिसलोकेशन जब भी होती है दैट कैन बी ड्यू टू सीवियर डैमेज ऑफ लिगामेंट्स। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, और समटाइम्स हमें डिसलोकेशन के बाद सर्जरी की भी जरूरत। अच्छा सर, डिसलोकेशन अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स में भी देखी गई है, तो इसकी कोई रीजन है स्पेसिफिक? नहीं, डायबिटिक पेशेंट्स में डिसलोकेशन नहीं होती। डायबिटिक पेशेंट्स में आमतौर पर जोड़ जाम हो जाता है, कंधे का जोड़ जाम होना या फ्रोजन शोल्डर डायबिटिक्स में बहुत कॉमन है। तो चूंकि डायबिटीज के मरीजों में पेन की सेंसेशन उस तरह से नहीं रहती,
डायबिटीज़ की वजह से जो पेन की सेंसेशन है वो स्लो डाउन हो जाती है या वो डैमेज हो जाती है। तो मरीज़ को जब प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही होती है उसको पता नहीं चलता। तो होता अल्टीमेटली ये है कि डायबिटिक पेशेंट में कंधे की मूवमेंट लिमिटेड हो जाती है या रेंज ऑफ मूवमेंट डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता कंधे को जो चलाने की सलाहियत है वो कम होती जाती है, और इतनी कम हो जाती है कि मरीज अपनी शर्ट भी नहीं पहन सकता, शर्ट उतार नहीं सकता, ओवरहेड मूवमेंट कोई नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड एडहेसिव कैप्सुलाइटिस या फ्रोजन शोल्डर। तो ये डायबिटिक्स में बहुत ठीक है। अच्छा सर, ये जो भी हमने बात की है डिसलोकेशन की, अक्सर लोग हम देखते हैं किसी को कोई भी प्रॉब्लम होता है हड्डी का, वो पहलवानों के पास चले जाते हैं पट्टियां कराने। तो ये कोई बताएं कि ये एक्यूरेट भी है कि नहीं? देखें, ये हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा डिजास्टर है जो हमारी सोसाइटी में मौजूद पहलवान या जराह हैं। जितनी तबाही इन लोगों के हाथों हड्डी और जोड़ों के मरीजों की हमने देखी है, शायद किसी और वजह से नहीं। मतलब लोग पहले काम खराब करके फिर डॉक्टर के पास दो ही वजह हैं जिस वजह से लोग माजूर होते हैं। पहले नंबर पे मोटरसाइकिल से होने वाले जितने एक्सीडेंट हैं लोगों की बहुत मेजर बीमारियों का या माजूरियों का बायस बनते हैं, और दूसरे नंबर पे ये जरा। अभी आज वार्ड में मैं एक पेशेंट देख के आया हूँ जिसको मैंने ही बेसिकली दाखिल किया था। 2 माह पहले उसका लेटरल मेलियोलस का सिंपल सा फ्रैक्चर था पाँव का, जिसको शायद 15 मिनट की सर्जरी रिक्वायर थी। तो वो मरीज चूंकि वो लोअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस से वाबस्ता था, उसको इतनी अवेयरनेस नहीं थी, उसको उसके किसी दोस्त ने किसी जरा के पास रेफर किया, वो जरा के पास चला गया, जरा उसकी पट्टियां करता रहा। अब हुआ ये कि 3 महीने गुजरने के बाद उसका जहाँ से फ्रैक्चर था उसकी वो जो स्किन थी डैमेज हो चुकी है, सारे उसकी स्किन पे ब्लिस्टर बने हुए हैं, उसका पाँव इतना सोलन है और उसकी हड्डी भी वैसे की वैसे है, वो नहीं जुड़ी, और वो शायद उस पाँव का मरीज का पाँव खतरे में है कि हमें उसकी जान बचाने के लिए उसका पाँव काटना पड़े। अच्छा दिस सर, इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जराओं के पास या पहलवानों के पास जाने के अलावा जो है ना, वो लोग ये भी करते हैं कि नेचुरल रेमेडीज पर भी बहुत बिलीव करते हैं। हल्दी वाला दूध। देखें, हड्डी का जब फ्रैक्चर होता है तो हड्डी का फ्रैक्चर जब भी होगा नेचर अपना रास्ता लेती है। हमारी स्किन पे कोई स्कार आता है या कोई जख्म होता है तो आपने देखा होगा कुछ दिन बाद वो उसका कलर चेंज होता है, फिर वो स्किन करीब आती है, फिर वो उसके ऊपर एक आर्जी स्किन बनती है और अल्टीमेटली वो स्किन हील हो जाती है। उसमें हमने किसी से कोई पट्टी नहीं करवाई, कुछ नहीं करवाया। दिस वाज अ नेचुरल प्रोसेस। सेम इज विद बोन्स। बोन जब भी टूटती है अल्टीमेटली उसने जुड़ना ही जुड़ना है, जैसी भी जुड़े, वो टेढ़ी जुड़ जाए, सीधी जुड़ जाए, उल्टी जुड़ जाए, लेकिन वो बोन पूरी कोशिश करती है कि वो जुड़ जाए। बहुत से फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जिनको हम घर में रह के सिर्फ लेट के, सिर्फ मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करके, सिर्फ रेस्ट करके यूनियन अचीव कर सकते हो उन फ्रैक्चर में। कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जिसको आप जब तक सर्जरी ना करें, जब तक बोन को एंड टू एंड फिक्स ना करें, उसकी यूनियन पॉसिबल ही नहीं होती। तो जो सिंपल फ्रैक्चर होते हैं वो तो आप जरा के पास जाएं या डॉक्टर के पास जाएं या कहीं भी ना जाएं, घर में लेटे रहें, उन्होंने जुड़ना ही जुड़ना। ठीक है। तो जिसकी वजह से एक मिथ क्रिएट होती है कि जी उसकी हड्डी टूटी थी, वो इस जगह पे गया था, वहां से उसकी हड्डी जुड़ गई थी। सम टाइम किसी का फ्रैक्चर टाइप ए है, किसी का फ्रैक्चर टाइप सी है। जो सी टाइप का फ्रैक्चर है उसकी यूनियन सिंपल ट्रीटमेंट से पॉसिबल नहीं होती, उसकी फिर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कॉम्प्लिकेशंस के बाद मरीज फिर सारी जिंदगी के लिए माजूरी का शिकार होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो बेसिक फर्स्ट एड क्या है? मतलब मैं चाहूंगी कि आप लोगों को गाइड करें। देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें अवेयरनेस की बहुत कमी है, ताकि लोग जराओं के पास ना। आमतौर पे ये देखा जाता है कि जब भी कोई रोड साइड एक्सीडेंट होता है, लोग गिरते हैं तो इधर उधर से आने वाले लोग कहते हैं कि तू जवान आदमी है, खड़ा हो, उठ के चल के दिखा। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ मिथ। ये इतना बड़ा डिजास्टर है। एक बंदा जिसकी हड्डी टूटी हुई है या पाँव टूटा हुआ है, या वो कैसे उठ के चल सकता है? जब आप उसको चलाते हैं तो आप मरीज के साथ जुल्म करते हैं। उसका चलने से क्या होता है, जब हड्डी टूटती है तो उसकी बीक्स बनती हैं। ठीक है। जो हड्डी की बीक्स हैं वो हड्डी के साथ साथ नर्व्स भी गुजर रही हैं, वेसल्स भी गुजर रही हैं, जिसको हम आम जुबान में शरियाने कहते हैं, और हमारे गोश्त के पट्टे हैं, हमारी स्किन, वो सारी चीजें हड्डी की बीक से डैमेज हो सकती हैं। और किसी भी चीज़ का डैमेज होना, शरेआन का डैमेज होना या नर्व का डैमेज होना या गोश्त का डैमेज होना, खुदा ना खास्ता लाइफ टाइम माजूरी का बायस बन सकता है। तो जब भी आप देखें कोई सड़क से गिरा हो, कोई वॉशरूम में गिरा हो, कोई घर पे गिरा हो और आपको सस्पिशन हो कि ये फ्रैक्चर हो सकता है या गिरने की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि आपको लगे कि हड्डी टूट सकती है, तो सबसे पहला जो स्टेप है, आपने मरीज को इमोबिलाइज करना है। ठीक है। मरीज जहाँ लेटा है, जैसे बैठा है, उसको वहीं बैठे रहने देना, उसको छेड़ना नहीं है। उसके बाद सुकून से
पूछना है कि दर्द किधर है। अगर मरीज किसी खास एरिया को लोकेट करता है कि मुझे यहाँ पे पेन है, तो आपने उस एरिया को इमोबिलाइज करना है। ठीक है। इमोबिलाइज कैसे करना है? आमतौर पे आपने देखा है कि लोग रेस्क्यू 1122 को कॉल करते हैं, वो आते हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी में लकड़ी के पीस रखे होते हैं, वो फौरन लकड़ी के पीस जिधर पेन होता है टांग के नीचे रखते हैं या बाजू के नीचे रखते हैं और ऊपर से पट्टी लपेट देते हैं। उससे कम से कम ये हो जाता है कि हॉस्पिटल पहुंचते तक या एक्सरे होते तक मरीज की जो बोन है वो फर्दर डैमेज नहीं होती, उसकी वजह से सॉफ्ट टिश्यू, शरेयाने या नर्व्स डैमेज नहीं होती। तो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग कि मरीज को जिस एरिया में पेन हो आपने उस एरिया को आमतौर पे इमोबिलाइज करना है। जब आप इमोबिलाइज कर देंगे उसके बाद आपके पास टाइम मिल जाएगा कि आप किसी फैसिलिटी या हॉस्पिटल जा सकें और ताकि अगला ट्रीटमेंट हो सके। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमने फर्स्ट एड की बात कर ली, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जॉइंट रिप्लेसमेंट की जितनी भी सर्जरीज होती हैं वो कितनी सक्सेसफुल होती हैं? देखें, दुनिया बड़ी जदीद हो चुकी है और एक टाइम होता था जब किसी का जोड़ खराब होता था तो उसे लाइफ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता था। वो मरीज शायद सारी जिंदगी बेड पे गुजार देता था कि जब उसके नी या उसके हिप जॉइंट नाकारा हो जाते थे और वो ना चल फिर सकता था, ना बेड से उठ सकता था, ना अपनी कोई काम कर सकता था। तो अब वो वक्त गुजर गया है, दुनिया बड़ी जदीद हो गई है, अब हर तरह का ट्रीटमेंट मौजूद है, ना सिर्फ हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट बल्कि नी जॉइंट रिप्लेसमेंट, एल्बो जॉइंट रिप्लेसमेंट, शोल्डर जॉइंट रिप्लेसमेंट, हर तरह के जॉइंट्स की रिप्लेसमेंट्स दुनिया में आ चुकी हैं। और ये इतना सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है कि लोग ये जॉइंट रिप्लेसमेंट्स कराने के बाद अपनी नॉर्मल जिंदगी की तरफ चले जाते हैं, अनटिल एंड अनलेस कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट ना हो जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए या कोई ऐसी वजह ना हो जाए कि जिसकी वजह से मरीज का जोड़ रिप्लेसेबल ना हो या ट्रीटेबल ना हो। कितनी दफा रिप्लेस कर सकते हैं? एक ही दफा? देखें, कोई भी जोड़ जब तब्दील किया जाता है तो उसका लाइफ स्पैन सोचा जाता है कि वो 20 to 25 ईयर्स तक वो चलता है। एक लंबा ड्यूरेशन है जिसमें आमतौर पे मरीज को जॉइंट रिप्लेसमेंट की जरूरत 50s या 60s के बाद पड़ती है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितनी होती है उसके मुताबिक वो 20 या 25 ईयर्स इनफ होते हैं कि वो जॉइंट रिप्लेसमेंट हमें तंग नहीं करती। लेकिन अगर उसको रिवाइज करना पड़े तो यस, जॉइंट रिप्लेसमेंट रिवाइज करने की फैसिलिटीज़ भी मौजूद हैं और वो भी एक सक्सेसफुल ऑपरेशन है। अगर उसकी दोबारा ज़रूरत पड़े तो वी कैन गो फॉर इट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जितने भी प्रोसीजर्स आपने बताए हैं ये सरकारी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होते हैं या प्राइवेट ही होता है? देखें, हमारे जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वो बड़े अच्छे, वेल इक्विप्ड और वेल फंक्शनल हैं। और नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, जितनी भी जॉइंट रिप्लेसमेंट्स हैं हम सारे सरकारी अस्पतालों में मेरा ख्याल है इजीली अवेलेबल हैं और की जाती हैं। और अगर कोई चीज़ अवेलेबल ना हो या इम्प्लांट अवेलेबल ना हो तो पाकिस्तान बैतुल माल के नाम से एक अदारा है जो उसमें बड़ी हेल्प करता है, जिसके जरिए मरीजों के इम्प्लांट्स या उनकी चीज़ें अरेंज की जाती हैं और उनकी सर्जरीज पॉसिबल हैं। तो सर, सुनने में काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट लगता है। देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में प्राइवेट सर्जन्स अपनी मर्जी की फीस चार्ज करते हैं, चूँकि ये एक लंबी सर्जरी होती है, बड़ी सर्जरी होती है, रिस्की सर्जरी होती है। इसमें मरीज़ का ठीक होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका मरीज़ जॉइंट रिप्लेसमेंट कराने आए और वो ठीक ना हो तो वो डॉक्टर के लिए एक सारी ज़िंदगी के लिए एक मार्केट में डॉक्टर का नाम लेकर घूमता रहता है कि जी मुझे उस शख्स ने ऑपरेट किया था और मैं ठीक नहीं हुआ। तो जिसकी वजह से फिर जब भी प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर सर्जरी करता है तो वो कोशिश करता है कि वो इसमें इनफ अपना चार्ज करे ताकि उसको बाद में पछतावा ना हो। ठीक है। तो जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पे ये फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। पंजाब गवर्नमेंट फंडेड या पाकिस्तान गवर्नमेंट फंडेड इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं जिनके जरिए लोगों की सर्जरीज फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती हैं। अगर मरीज थोड़ा सा समझदार हो, अपने लिए एफर्ट करना जानता हो तो उसकी सर्जरी फ्री ऑफ कॉस्ट। लोग ये समझते हैं कि अगर फ्री है तो मे बी इलाज अच्छा नहीं होगा। लोग यही समझते हैं कि पैसे देंगे तो अच्छा ट्रीटमेंट हमें मिलेगा। नहीं, देखें, ऐसा नहीं है। जितने भी अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं या प्राइवेट अस्पताल हैं, बहुत सी जगहों पे ऐसे होता है, ख़ास तौर पे सरकारी अस्पताल में मरीज़ के ऑपरेशन का फ़ैसला किसी एक डॉक्टर का नहीं होता। वहाँ डॉक्टर्स की पूरी टीम काम कर रही होती है। वहाँ प्रोफेसर से लेके एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रजिस्ट्रार, हर रैंक और हर लेवल के लोग मौजूद होते हैं। और जब राउंड होता है
तो एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स राउंड करता है और पूरे ग्रुप का कोलैबोरेटिव डिसीजन होता है कि इसको ऐसे सर्जरी करनी है। बिल्कुल। और चूंकि मैं सरकारी अस्पताल में काम करता हूं तो मुझे एक तरह से आइडिया है कि जब भी सर्जरी के लिए किसी सर्जन को मार्क किया जाता है तो हमेशा उसको मार्क किया जाता है जिसको वो सर्जरी सबसे अच्छी करनी आती है। तो कभी कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका मरीज खराब हो या उसके मरीज के साथ कोई डिजास्टर हो या किसी डॉक्टर की वजह से किसी मरीज का नुकसान हो। तो सरकारी अस्पतालों में हमेशा बेहतरीन इलाज किया जाता है और मरीज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इलाज किया जाता है। अच्छा। कुछ लोगों के बिटर एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसका मेरे पास एक ही जवाब होगा कि शायद हमारी लोग उस तरह से अवेयर नहीं है, उनके पास उस तरह से एनर्जीज नहीं है, वो उस तरह से सरकारी सेटअप्स को समझते नहीं है, जिसकी वजह से वो चीज़ों को ख़राब कर बैठते हैं। अच्छा डॉक्टर ज़ेब, आज हमने काफ़ी चीज़ों को टच किया है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, जॉइंट पेन, डिसलोकेशंस और मैनी मोर थिंग्स। तो मैं चाहूँगी कि एंड पर आप लोगों को ये बताएं कि किस तरह से उनको अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करना चाहिए, डाइट कैसी रखनी चाहिए और अवेयरनेस मैसेज क्या देंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले 2 बातें करूँगा। सबसे पहली चीज जो हमें बहुत ज्यादा जिसको फोकस करने की जरूरत है वो हमारे बच्चे हैं। बिल्कुल। जो बच्चा आफ्टर बर्थ अगर उसको डाइट प्रॉपर मिले और 20 इयर्स तक मिलती रहे तो उसका बोन स्टॉक इतना बन जाता है कि उसके जोड़ या उसकी हड्डियां 60 साल या 65 साल की उम्र से पहले खराब नहीं होंगी, अनटिल एंड अनलेस कोई एक्सीडेंट ना हो जाए या कोई डैमेज ना हो जाए। होता क्या है कि हमारी माएँ आजकल बड़ी मॉडर्निज्म आ गया है, बच्चे को एक रस या एक बिस्किट या एक केक हाथ में दे दिया जाता है और समझा जाता है कि इसकी डाइट पूरी होगी, जबकि वो बिल्कुल भी इनफ नहीं होता। बच्चे को डाइट में अंडा दें, बच्चे को डाइट में दूध दें, बच्चे को डाइट में कीमा दें, गोश्त दें, जितनी भी हेल्दी चीजें हैं, जितना भी फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं, सारा कुछ फ्रेश घर में किचन में खुद बना के दें। जब आप बच्चे की डाइट बेहतर करेंगे तो कुछ टाइम के लिए आपको वो बेहतर डाइट देनी पड़ेगी, अगले लम्हे वो बच्चा खुद समझदार हो जाएगा और उसके बाद वो खुद अपनी डाइट पे चल पड़ेगा। लेकिन अगर जो बच्चे की सीखने की उम्र होती है उसमें उसको चीज़ें ना खिलाई जाएं, उसमें उसको डाइट प्लान का ख्याल ना रखा जाए तो बच्चे शायद सारी ज़िंदगी उन चीज़ों से महरूम रह जाते हैं और वो बाद में समझदार होने के बाद वो चीज़ें खाते ही नहीं हैं। तो हमारे पास माएँ अक्सर आती हैं जी कि डॉक्टर साहब ये खाता पीता कुछ नहीं है, डॉक्टर साहब ये गोश्त नहीं खाता, डॉक्टर साहब ये दूध नहीं पीता। तो उसमें बेसिकली जो फॉल्ट होता है वो माओं का या पेरेंट्स का, वालिदैन का कसूर होता है कि अगर वो जब बच्चा बड़ा हो रहा था उस पर फोकस किया होता, उसको वो चीज़ें खिलाई होती तो वो 1 दफ़ा ना खाता, 2 दफ़ा ना खाता, 10 दफ़ा ना खाता, 20 दफ़ा ना खाता, अल्टीमेटली तो वो खाता। और डाइट का बेहतर होना इतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। अगर बच्चे की डाइट अच्छी होगी, उसकी बोन्स अच्छी होंगी तो वो लंबी जिंदगी तक बगैर डॉक्टरों के पास जाए गुजार सकेगा। और दूसरा मैसेज कि जो हमारे घरों में वालिदैन हैं या घरों में बड़े लोग हैं, ओल्ड एज में मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ जो है वो पेल्विस का फ्रैक्चर है या हिप बोन का फ्रैक्चर है। तो घरों में अपने वालिदैन, अपने बड़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, घरों में स्टेप्स को कम से कम रखें, चूँकि एक यंग आदमी स्टेप को देख रहा होता है, भाग के चढ़ जाता है। ओल्ड एज में इंसान की नज़र कमज़ोर हो चुकी होती है, मसल्स कमज़ोर हो चुके होते हैं, बोन्स कमज़ोर हो चुकी होती हैं, तो समस टाइम हल्का सा स्टेप भी एक बड़े हादसे की वजह बनता है। और एक चलता फिरता इंसान हल्के से स्टेप की वजह से गिरता है और उसका हिप बोन फ्रैक्चर हो जाती है, और वो हिप बोन का फ्रैक्चर जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ की। तो अपने बड़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उनमें खुराक की कमी बिल्कुल ना आने दें, घर में उनके कमरे, उनके वॉशरूम को इतना फिजिबल और सूटेबल रखें जिसमें गिरने के चांसेस कम से कम हो, ताकि वो पेल्विक ट्रॉमा या मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ से बच सके। वेल नो डाउट आज का जो हमारा टॉपिक था वो सर वो बहुत इंपॉर्टेंट था और आजकल हर दूसरे घर का मसला था। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बात की है कि डाइट को, लाइफस्टाइल को बेहतर करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस एंड शेडिंग लाइट ऑन सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू सो मच। और आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए बाय बाय।